हम कहाँ से कविता करते हैं और किस तरफ से हम उसको अभिनय में ढालते हैं, इसको देखने के लिए अगर मैं जाऊं तो अपने सबसे पहले मैं अपने मिथिला की ओर जाऊंगी, जहाँ विद्यापति और विद्यापति से पहले मल्लिनाथा हो गए तीर्थंकर, एक बनकर तीर्थंकर, और वहां से फिर हम आते हैं तो आज से लगभग 150 साल पहले स्नेहलता हो गए हैं, जिनके लिखे हुए गीत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित शारदा सिन्हा और उसके बाद तमाम गायक गाते रहे हैं। अब किस तरीके से हम अभिनय में कविताओं को लेकर आते हैं या कविताओं में हम अभिनय करते हैं, इसके लिए मैं बड़ा अक्सर मैं देखती हूँ कि हमारे जो मंचीय कवि हैं उनमें अभिनय का गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्हें कविताएं आप ढूंढते रह जाओगे, लेकिन वो एक साथ 10,000 क्राउड को खींच लेते हैं। ये अभिनय है। वो अभिनय नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो कवि हूँ, कविता करने जा रहा हूँ, कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, लेकिन वो ये करते हैं। तो हमें वहां से जीवन के किन तत्वों से हमें अभिनय मिलता है, वो वहां से है। हम अभिनय कहाँ से लेते हैं? जो बच्चा रोता है, पैदा होता है, उसके रोने में एक सांगीतिकता होती है, संगीत होता है। उसको सुलाने में माँ, फिल्मों में जिस तरह से लोरियां गाई जाती हैं, कोई भी माँ वैसे नहीं गाती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा। हम तो अपने बच्चों को ऐसे ही सुलाते रहे, आजो की निंदिया आजो बउआ के सूता जो, हम ऐसे गाते बच्चा सो जाता है। लेकिन जो कविता की संगीतमयता है और जो उसमें अभिनय है, क्योंकि माँ वहां अभिनय कर रही है बच्चे को सुलाने का, बच्चा अभिनय कर रहा है कि किस समय वो, हम कहते हैं कि 2 महीने का बच्चा है, लेकिन बहुत, जिसको मराठी में कहते हैं शाना होता है और सबसे बड़ा मैनिपुलेटर होता है। उसे मालूम है कि इस समय मुझे भूख लगी है, तो वो ऐसी आवाज में रोएगा कि माँ समझती है, बच्चे और माँ के बीच का संवाद है, तो वो समझती है कि कभी बच्चे को सुसु पॉटी आ रही है, कभी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, कभी बच्चे को भूख लगी है। और इस तरीके से कविता शब्द जो बच्चा नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी रुलाई के माध्यम से या अपने हाव भाव के माध्यम से वो बोल रहा है। आते हैं हम यहाँ से कि कहाँ हमारी कविता और अभिनय के बीच का अंतर संबंध है। मैं अच्छा खासा कहानियां लिख रही थी और कहानियां लिखते हुए फिर मैंने अपने आप को नाटक की ओर, एक्टिव थिएटर की ओर उन्मुख किया। नाटक में लिख रही थी, लेकिन एक्टिव थिएटर की ओर उन्मुख किया 20 साल के बाद। 20 साल के पहले मैं, अभी विकल जी नहीं है जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे गुरु हैं थिएटर के, और उनके साथ मैंने थिएटर किया था। और वो सारी थिएटर की बारीकियां उनके रग-रग में बसी हुई है, उनमें से उन्होंने कुछ दिया हमें कि कैसे हम कवि से, अपने शरीर से, आंगिक से, चालन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से या बोल करके भाव से हम उसको अभिनय कर सकते हैं। अब मैंने तो जो राह चुनी थी थिएटर की, वो था सोलो नाटक, एकल नाटक। और एकल नाटक वो गुजराती या मराठी थाली, ये गुजराती या मारवाड़ी थाली की तरह है। जैसे मारवाड़ी थाली या गुजराती थाली इतनी बड़ी थाली होती है, उसमें इतने पता नहीं कितनी कटोरियां होती हैं। उतनी कटोरियों के साथ हमें थिएटर, सोलो थिएटर की ओर आना पड़ता है। अब वो कटोरियां क्या है, उसमें थोड़ा सा गीत भी होना चाहिए, थोड़ा संगीत भी होना चाहिए, थोड़ी कविताएं भी होना चाहिए, आपको थोड़ा गाना भी आना चाहिए, आपको थोड़ा नाचना भी आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी आप 70 लोग हैं और मैं अकेले बोलूंगी, अभिनय करूंगी, तो कोई उसमें से झपकी लेगा, कोई उसमें से घड़ी देखेगा, कोई उसमें से मोबाइल देखेगा, कोई उसमें से व्हाट्सएप करेगा, कोई उसमें से मैसेज करेगा। सोलो थिएटर एक्टर का काम होता है उन सभी को, उन सब चीजों से हटा करके अपनी ओर खींचना, तो वही उन सारी कटोरियों के साथ होता है। मुझे भाई शेखर सेन की लाइन बड़ी अच्छी लगती है। एक बार उन्होंने कहा था रायपुर में कि एक एक्टर को थोड़ा थोड़ा, अगर वो प्रोफेशनल बहुत नहीं भी है, प्रोफेशनल बिल्कुल शास्त्रीय संगीत का गायक या शास्त्रीय नृत्य का नर्तक वो नहीं है, तब भी उसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा गाना आना चाहिए, थोड़ा उसे संगीत, उसे डांस भी करना आना चाहिए। तो इन सारी चीजों को सोलो थिएटर में हमने रखा। उसे
कष्टकर है, और अभिनय करना उससे भी ज्यादा कितना कठिन है, और पद्य में नाटक लिखना तो और भी बहुत मुश्किल है। मैंने पीर पराई नाटक लिखा, जो पद्य में लिखा। पीर पराई हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में गाए जाने वाले एक सोहर पर आधारित है, जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो लोक कथा मुझे आज भी विचलित करती है और अचरज से भरती है कि उस समय क्या व्यवस्था रही होगी कि एक हिरणी के माध्यम से एक जनता कहती है शासक को, सत्ता को, कि मेरे बच्चे का वध मत करो। इसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। लगातार मैं जर्नी में रही हूँ, ट्रैवलिंग में, तो आवाज कोई 4 महीने से कोई रियाज नहीं है, तो इसलिए आवाज इधर उधर जाएगी। छापक पेड़ छिहुलिया तपत बन धनवान हो, राम तही तर ठाड़ हिरनिया मन अति अनमान हो। मैं पूरा नहीं गाऊंगी, नहीं तो इसी में 10 मिनट निकल जाएंगे। हमारे जो, अगर हम ये कहें कि कविता रिदम, अभिनय क्या है? अभिनय एक रिदम है, और कविता क्या है? वह भी एक रिदम है। हम फ्री वर्ड्स में लिखें, मुक्त छंद में लिखें, या हम छंद में लिखें, लेकिन वो छंद है। हम मुक्त छंद भी कहते हैं तो छंद है उसमें, और जब छंद है तो उसमें लय होगी ही होगी, और जब वो लय में हम पढ़ेंगे तो उसमें अभिनय आएगा ही आएगा। और अभी जैसे राजेंद्र भाई ने यहाँ पढ़ा, तो जो उन्होंने पढ़ा उसमें एक पूरी की पूरी वो उन्होंने धूमिल की भी कविता पढ़ी, उन्होंने रघुवीर साहब की भी कविता पढ़ी, उन्होंने जो छंद जो एक लय उसमें वो लेकर के आए, उस लय को पहचानना और उसको कविता में लेकर के आना या लिखे हुए शब्द में लेकर आना, ये दोनों के बीच का, कविता और अभिनय के बीच का अंतर संबंध है। मैं 5वीं 6वीं कक्षा में थी तो मेरे टीचर ने कहा था, गीतम वाद्यम नृत्यम संगीत इति उच्यते। हो सकता है शायद संस्कृत हमारी गलत हो, लेकिन गीत, वाद्य, नृत्य तीनों का जब संगम होता है तो संगीत कहलाता है। तो वो संगीत क्या है? उस संगीत में हमने शब्द उसमें छोड़ दिया है, क्योंकि हम उसे नृत्य तक लेके गए हैं, लेकिन नृत्य में भी चाहे आप भरतनाट्यम करें या कथक करें, उसमें एक कथा होती है, और वो कथा पद्य में लिखी जाती है, और उस पद्य में लिख करके जो डांसर है, जो नृत्यांगना है या नर्तक है या नर्तकी है, वो उसे प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ तो मिथिला में रोने को भी बड़ा छंदबद्ध तरीके से रोया जाता है। अविनाश में बैठे हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से मिथिला की औरतें रोती हैं, स्त्रियां रोती हैं। वो पहले महिलाओं के समय, महिलाओं के लिए तो जितनी बंदिशें हैं कि उसमें मायके से, ससुराल से मायके नहीं जा रही हैं, तो वो लोग किसी एक मंदिर में, किसी कोई मेला है, गांव का मेला है, तो उस मेले में इधर से माँ भी आई है, इधर से बेटी भी अपने ससुराल से आई है, माँ अपने घर से, और दोनों यूं गले मिल करके और वो पूरे लय के साथ गाती हैं, लय के साथ रोती हैं। अब जैसे कैसे वो लय के साथ रोती हैं, लेकिन वो उसको हम चूंकि पढ़ लिखे हैं तो हम कहेंगे रमन जी आप कहाँ, आपने मुझे फंसा दिया। हाँ, लेकिन इसी को हम कहेंगे तो जो लय है, कहने का अर्थ जो लय है, जो गति है, उस गति को हम अपने अभिनय से प्रकट करते हैं। और वही जो इन्होंने कहा, जो पिटी की बात की, तो वो जो इटली में पिटी पैलेस है और वहां पे जो जिन मूर्तियों की बात कही, डेविड की मूर्तियों की बात कही, और जो संत दो बच्चों के बीच जो सांप उन्हें लपेटे हुए और उनका पिता उन्हें बचाने की कोशिश में है, वो सारी मूर्तियां जो है शिल्प, वो शिल्प है। और
वो शिल्प कथाएं कहती हैं। मैंने वहां जाकर के वहां देखा कि ये सारे वैभव हर समय, हर राजा, हर सत्ता अपने वैभव का प्रदर्शन करती है और उस वैभव के प्रदर्शन के लिए वो ढेर सारे शस्त्र का निर्माण करती है, ताकतों का निर्माण करती है, सैनिकों का निर्माण करती है। और वो सारे सैनिक और वो ताकत वहां आते हैं जहां राजा है, उसकी शक्ति है, लेकिन वो राजा भी उतना ही कमजोर है, अपने घर के बगल में एक मंदिर भी बनवाता है। वहां ढेर सारे पैलेस है, पैलेस के बगल में चर्च है। यहाँ भी आप देखेंगे हवेलियां हैं, हवेली के बगल में मंदिर है। तो हम अपने आप को उस तरीके से उतना कमजोर मानते हैं, लेकिन सत्ता का अधिग्रहण हमें चाहिए होता है। मैंने उसमें बहुत युद्ध और राजा सीरीज से बहुत सारी कविताएं मैंने लिखनी शुरू की कि एक वो सीरीज बने। हालांकि मैं कविताएं कम लिखती हूँ। मुझे मैथिली के मेरे अग्रज जीवकांत जी ने कहा कि विभा तुम पद्य छोड़ दो, तुम गद्य लिखो, क्योंकि तुम्हारा गद्य ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पद्य लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। तो बीच में कभी हम कविताएं लिखते हैं और इन कविताओं को जब मैं कोशिश करती हूँ, जब मैं थिएटर में आती हूँ, तो थिएटर में मैं कविताओं को जानबूझ करके, क्योंकि मैं फिर से बता रही कि मैं सोलो कर रही हूँ। क्या हमारा समय समाप्त हो गया है प्रशांत जी? क्या आप वाइंड अप करिए ना 2 मिनट? कोई बात हाँ बिल्कुल नहीं, आपका विचलन देख के मुझे लग गया कि मेरा समय समाप्त हो गया। ये तो संचालन है, संचालन वो हमारे लिए विचलन का हमारे आगे की बात। तो वो मैं सायास अपने स्क्रिप्ट में पद्य लेकर आती हूँ। चाहे मैं जैसे मैंने संजीव की कहानी पर नाटक लिखा नौरंगी नटनी, तो उसमें मैं वो तो चूंकि पद्यात्मक नाटक ही है, लेकिन उसमें मैंने नागार्जुन की कविता भी मैंने उसमें डाली, काली काली घन घटा काली काली करतूत। तो उस तरीके से मैंने गोरख पांडे की कविता भी उसमें शामिल की। मैंने समाधि भाई राम सिंह, जो भीष्म साहनी की कहानी है, जिसका मंचन मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में भी एक बार किया था, उसकी शुरुआत मैंने कहा कि लोगों को वो एक व्यंग कहानी है और वो उसको मुझे व्यंग्यात्मक रूप से देना था, लेकिन उस व्यंग्यात्मक रूप से देने के लिए बहुत अच्छा है कि मैं कविता से उसकी शुरुआत करूं, गीतात्मक कविता से शुरुआत करूं। तो मैंने उसको वहीं से उसकी मैंने शुरुआत की। ये शहर है, ये शहर है, ये शहर है, ये नगर है, ये नगर है, ये नगर है, ये डगर है, ये डगर है, ये डगर है, ये जिसमें नदियां उड़न समंदर, जिसमें अंधियारा हो बवंडर, जिसमें चिड़िया नहीं चहकती, जिसमें बकरी नहीं मटकती, कबूतर बाग बगीचा, गली है फिर भी नहीं गलीचा, फिर भी अजब गजब है मंजर, और मेरा बगल में कंजर। ये शहर है, ये शहर है, ये शहर है, ये। तो हमें अभिनय में सारे समय थिएटर की गति और थिएटर की लचक आप अपनी कविता में, आप अपने गद्य में, आप अपने नाटकों के संवाद में, आप अपने सिनेमा के संवाद में आप उसे कैसे लेकर के जाते हैं। और अभिनय हमारी कविताओं को, हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे बोलने की कला को, हमारे अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला को एक आवाज देता है, एक स्वर देता है और एक दिशा निर्देश देता है। मैं खुद महसूस करती हूँ कि जब मैं थिएटर नहीं करती थी तब भी मेरी लिखावट कैसी है, और अब जब मैं थिएटर करती हूँ तो अब भी मेरी लिखावट कैसी है। लिखावट का मतलब हैंड राइटिंग नहीं, बहुत मेरी लिखाई कैसी है। तो यहाँ पर आकर के मुझे ये लगता है कि हम सभी को एक बार अपने आप को एक बार तो हम जरूर देखें ही कि हम जो पढ़ने जा, हम जो बोलने जा रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं, उसमें हम कितना लय लेकर के आते हैं। और वो लय हमें कविता देती है, वो लय हमें संगीत देता है, वो लय हमें थिएटर देता है। और हाँ,
ये सारी चीजें करने के लिए हम अभिनय हर समय कर रहे हैं। जैसे प्रशांत जब एकदम ऐसे बैठे हुए कितना भी रुके और कब मैं बोलना शुरू करूं, तो वो अभिनय यहाँ पर है। समर्पित विद्यार्थी की तरह ध्यान से सुन रहा हूं। तो वो अभिनय यहाँ पर है और वो अभिनय हमारे जीवन का हिस्सा है, उसे हम काट करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए हर समय अभिनय कीजिए, क्योंकि अभिनय ही जीवन है और जीवन है तो उसमें कविता है, उसकी धड़कन है और उसका स्पंदन है।